हेलो दोस्तों, आधुनिक भारत के इतिहास में आपने लॉर्ड लिट्टन का नाम तो सुना ही होगा। लॉर्ड लिट्टन जो कि भारतीय वायसराय था, भारत में अंग्रेज़ों के शासन के दौरान उसका जो शासनकाल था, जिस समय वो वायसराय पद पर नियुक्त हुआ 1876 से 1880 तक वो भारत में वायसराय के रूप में रहा और उसने भारतीय विरोधी बहुत सारी नीतियाँ लागू की, जिसकी वजह से भारतीयों का बहुत ही अधिक शोषण हुआ। और आगे चल के आप देखते हैं कि इसी के बाद जस्ट जो है एक और वायसराय भारत में आता है, लॉर्ड रिपन, जो कि इसके दिए हुए घावों पर मलहम लगाने का काम करता है। और बहुत सारे सुधार भी भारत में लॉर्ड रिपन के द्वारा किया जाता है। जो भी नीतियाँ लागू की गई थी लॉर्ड लिट्टन की वजह से भारत में, उसको सुधारने के लिए लॉर्ड रिपन ने बहुत अधिक प्रयास किए। और पहले हम लॉर्ड लिट्टन के बारे में जानते हैं, नेक्स्ट वीडियो हमारा लॉर्ड रिपन के बारे में आएगा। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा और जहाँ डाउट होगा आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक है। अब आइए हम लोग चलते हैं अपने टॉपिक पे, लॉर्ड लिट्टन के बारे में थोड़ी सी बेसिक जानकारी लेंगे, उसके बाद इसकी जो नीतियाँ थी उसके बारे में चर्चा करेंगे। लॉर्ड लिट्टन से बहुत अधिक मात्रा में कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप देखेंगे तो क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, और जैसे वर्नैकुलर प्रेस एक्ट, शस्त्र अधिनियम, ये सारे जितने भी क्वेश्चंस हैं ये फ्रीक्वेंटली जो है कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं पेपर में। तो अब हम इस पर चर्चा करेंगे, आइए देखते हैं। मैंने आप लोगों के लिए हैंड रिटन नोट्स लाया है, तो प्लीज़ फीडबैक दीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। आइए देखते हैं इंट्रोडक्शन अबाउट लॉर्ड लिट्टन, मतलब जितने भी बेसिक्स इन्फॉर्मेशन है लिट्टन के बारे में उसको पहले हम जानेंगे। 1876 से 80 ईस्वी तक ये जो है भारत का वायसराय रहता है, और इसको एक विख्यात कवि के रूप में, एक उपन्यासकार के रूप में और एक लेखक के रूप में भी जाना जाता है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किस भारतीय वायसराय को एक उपन्यासकार अथवा लेखक अथवा कवि के रूप में जाना जाता है, तो राइट आंसर आपका लॉर्ड लिट्टन हो जाएगा, ठीक है। तो साहित्य जगत में इसको एक साहित्यिक जगत में इसको एक नाम दिया गया था जिसको हम ओवन मैडरीथ, अर्थात ये जो इसको उपाधि दी गई थी ओवन मैडरीथ की, वो इसको कवि, उपन्यासकार और लेखक के लिए दी गई थी, ठीक है, साहित्य जगत में। इसी से प्रसिद्ध था, किससे? ओवन मैडरीथ। ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। लिट्टन वृत्ति से बेशक कूटनीतिज्ञ तो था, जिसने भारत में राष्ट्र विरोधी नीतियां लागू कर भारत के लोगों का शोषण किया और यहाँ से भारतीयों में राष्ट्रवाद का भी उदय हुआ। आप देखेंगे तो जो लिट्टन था उसने बहुत सारी भारत विरोधी नीतियां लागू की, लेकिन इससे पलटवार ही भारतीयों को लाभ हुआ, क्योंकि यहीं से आप देखेंगे तो पॉलिटिकल पार्टी बनना स्टार्ट हो जाता है भारत में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आप देखेंगे 1885 में स्थापना हो जाता है, ठीक है। तो इसने इतना अधिक शोषण किया भारतीयों का कि इससे भारतीयों के अंदर राष्ट्रवाद की भावना जागृत हो उठी, और इससे भारतीयों को लगा कि हमको इनसे जो है मुक्ति चाहिए। तो यहाँ से आप देखेंगे पॉलिटिकल पार्टी उदारवादी जो है वो स्टार्ट होता है 1885 से। अब हम इसकी कुछ नीतियाँ देख लेते हैं। लॉर्ड लिट्टन की नीतियों में हम मुख्य रूप से 7-8 इसकी नीतियाँ हैं जो कि बेहद महत्वपूर्ण है, और आप लोगों को आप लोग ध्यान से सुनिएगा, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। और वीडियो पसंद आए तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। आइए देखते हैं पहला जो उसकी नीति थी, राज उपाधि अधिनियम 1876। 1876 में उसकी एक अधिनियम आया था, राज उपाधि अधिनियम, ठीक है, और रॉयल टाइटल एक्ट। ये क्या था बेसिकली, जैसे आप जानते हैं कि 1876 ईस्वी में जो ब्रिटेन की जो महारानी थी उनको दिल्ली बुलाया गया, ठीक है। दिल्ली बुला के उनको एक उपाधि से सम्मानित किया गया। वो उपाधि क्या थी, आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है। उस उपाधि को हम केसर ए हिंद कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? केसर ए हिंद। तो 1876 ईस्वी में उनको दिल्ली में बुलाया गया और वहाँ पे दिल्ली दरबार लगाया गया, जहाँ पे उनको केसर ए उपाधि से सम्मानित किया गया। बेशक ये अच्छा था, ठीक है, उनको ये टाइटल दिया गया। लेकिन उसी समय 1876 से 78 के बीच में भारत में आप देखेंगे तो बड़े स्तर पे अकाल देखने को मिलता है, ठीक है। ऐसा माना जाता है कि लगभग 6 करोड़ जनता जो है वो अकाल से ग्रस्त थी, और 50 लाख लोगों की मृत्यु केवल एक साल में हो गई थी। कुछ इतिहासकार बताते हैं, ऐसी जो आंकड़े हैं कुछ इतिहासकारों ने दिए हैं। तो इससे जो है वहाँ पे दिल्ली दरबार में तो बहुत अधिक पैसा खर्च किया गया। जब महारानी को ये उपाधि दी गई तो बहुत सारे रियासतें जो थी, जो राजे महाराजे थे, उनको भी बुलाया गया था, ठीक है। तो आप देखेंगे वहाँ पे बहुत अधिक पैसा वैसे ही बर्बाद किया गया। लेकिन जब अकाल पड़ा था इसी बीच 1876 से 78 के बीच, तो इससे जो किसान वर्ग था, जो निचले वर्ग के लोग थे, जिनका मेन स्रोत, मुख्य आय जो था वो केवल कृषि थी, तो अकाल पड़ने की वजह से सरकार के प्रति उनका द्वेष बढ़ रहा था, क्योंकि सरकार जो है फालतू चीज़ों में पैसा बर्बाद कर रही थी, लेकिन अकाल के लिए कोई भी एक सुनियोजित व्यवस्था नहीं बना रही थी, ठीक है। तो इससे जो है जो किसान वर्ग था या फिर जो निचला वर्ग था उसके मन में सरकार के प्रति असंतोष फैल रहा था, ठीक है। इससे आगे आप देखेंगे, आगे चल के यही जो
गुस्सा जो है यही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के रूप में सामने आएगा। उससे पहले 1877 ईस्वी में जो सुरेंद्रनाथ बनर्जी थे उन्होंने भारतीयों को एक संघ बना के दिया, ठीक है, भारतीयों का एक संघ बनाया जिसमें जो है वो अपनी मांगों को सरकार के सामने रखना स्टार्ट किए, ठीक है, 1877 ईस्वी में। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। 1877 में सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने भारतीयों का एक संघ बनाया, ठीक है। आप इसको चाहे तो पढ़ सकते हैं कि महारानी विक्टोरिया को केसर ए हिंद की उपाधि से विभूषित किया गया। इसी समय देश में अकाल की स्थिति थी, परंतु लिट्टन ने अकाल की तरफ ध्यान न देकर दिल्ली दरबार में भर भर के पैसे उड़ाए। इससे भारतीय जनता में आक्रोश फैल गया और इसके परिणाम स्वरूप 1877 ईस्वी में सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने भारतीयों का एक संघ बनाने का निश्चय किया और उसके बाद आप देखेंगे 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का उदय होता है, ठीक है। अब जो उसकी दूसरी नीति थी, तो मैंने आपको बताया कि 1876 से 78 के बीच आप अकाल देखने को मिलता है, ठीक है। तो उस अकाल के बारे में भी लिट्टन ने कुछ प्रयास किए थे, लेकिन बेमन से प्रयास किए थे, ठीक है। उसके बारे में भी थोड़ी सी ले लेते हैं जानकारी। तो अकाल के बाद आप देखेंगे 1878 ईस्वी में रिचर्ड स्ट्रेची, ये नाम आपको याद रखना है, रिचर्ड स्ट्रेची, इसकी अध्यक्षता में एक आयोग की स्थापना की गई जिसको हम अकाल आयोग के नाम से जानते हैं। और आपसे परीक्षा में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अकाल आयोग की स्थापना कब हुई थी, ठीक है। तो 1878 ईस्वी में, और इसका अध्यक्ष कौन था? रिचर्ड स्ट्रेची, ठीक है। तो इसमें जो रिचर्ड स्ट्रेची था उसने कुछ सरकार के सामने कुछ शर्तें रखी, कुछ प्रावधान रखें कि क्या क्या करना चाहिए अकाल के लिए, आगे जो है ऐसी स्थिति न देखने को मिले, इसके लिए क्या क्या करना चाहिए उसके बारे में उसने बताया। और जो समकालीन परिस्थिति थी अकाल की वजह से जो उत्पन्न हुई थी उससे निपटने के लिए भी कुछ प्रावधान इसने बताए। जैसे आप देखेंगे कि मुफ्त सहायता जो दी जा रही थी केवल असमर्थ निर्धनों तक ही सीमित रहनी चाहिए। मतलब क्या था इसका? जैसे मान लीजिए अगर कोई विकलांग है, लूला है, लंगड़ा है, काम नहीं कर सकता, तो जो मुफ्त में खाना बांटा जा रहा है या फिर जो भी सहायता दी जा रही है मुफ्त में, वो केवल उन्हीं लोगों को दी जाएगी जो कि असमर्थ निर्धन है, मतलब काम करने लायक नहीं है, ठीक है। और स्वस्थ शरीर वाले लोगों को पेट पालने के लिए, यहाँ पे आप पढ़िए, स्वस्थ शरीर वाले लोगों को पेट पालने के लिए पर्याप्त मजदूरी मिलनी चाहिए। अब एक बात बताइए आप कि उस समय अकाल पड़ा हुआ है, ठीक है, अकाल पड़ने की वजह से उस समय आप देखेंगे भारत में तो मैक्सिमम लोग जो है वो खेत में ही मजदूरी का काम करते थे और तो कोई साधन था नहीं, सारे उद्योगों पर अंग्रेजों ने ही अपना सब चला रखा था हुकूमत। तो आप देखेंगे कि काम उनको कहाँ से मिलता है, क्योंकि पूरे देश में जब अकाल पड़ा हुआ है तो उनको काम भी नहीं मिलेगा। तो ये जो नीति है उसकी भी आलोचना की गई है कि जो स्वस्थ शरीर वाले लोग भी हैं उनको भी कहाँ से काम मिलेगा, आप लोग काम भी नहीं दे रहे हैं और उनकी जो है मुफ्त में कुछ उनकी सहायता भी नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो इसकी वजह से भी आप देखेंगे कि स्वस्थ जो ये रिचर्ड स्ट्रेची द्वारा अकाल आयोग की स्थापना की गई थी इसकी आलोचना भी की गई है कुछ इतिहासकारों द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट इसमें जो प्रावधान था वो था प्रत्येक प्रांत में अकाल कोष होना चाहिए। अर्थात आगे अगर मान लीजिए ऐसी स्थिति पुनः उत्पन्न होती है कि अकाल की स्थिति अगर आगे भी आती है तो उसके लिए पहले से ही अगर अकाल कोष में धन रहेगा तो उससे मदद की जा सकती है, ठीक है। तो ये एक अच्छा प्रावधान था कि प्रत्येक प्रांत में एक अकाल कोष होना चाहिए। और रक्षात्मक कार्यक्रम के लिए सिंचाई कार्य और रेलवे लाइन का विकास। सिंचाई कार्य जैसे अगर मान लीजिए फसल मैक्सिमम जो फसल थी वो सिंचाई की वजह से ही नुकसान उनको पहुँचता था, बेहतर उनको सिंचाई के लिए साधन नहीं उपलब्ध थे, तो सिंचाई के कार्य के लिए उसने कुछ प्रावधान थे इस 1876 के अकाल आयोग में। और रेलवे लाइन का विकास उसने करने के लिए कहा। इसको रेलवे लाइन इसमें कहाँ से आ गया? तो जैसे मान लीजिए अगर अकाल पड़ रहा है तो किसी एक क्षेत्र पर्टिकुलर क्षेत्र में पड़ेगा, तो जो दूसरे क्षेत्र जहाँ पे फसल हुई है वहाँ से जो खाने पीने का सामान है, जो आधारभूत जो मूलभूत जो आवश्यकताएं हैं उसको पूर्ति के लिए रेलवे का विकास अगर रहेगा, अगर देश के कोने कोने में अगर रेलवे रहेगा तो उससे सहायता जल्द से जल्द पहुंचाई जा सकती थी और लोग जो है वो अकाल की मार से कम मरते हैं, ठीक है। तो इसके लिए भी उसने सिंचाई कार्य और रेलवे लाइन का विकास करने के लिए जोर दिया, ठीक है। तो ये जो प्रावधान है इसको आपको याद रखना है, रिचर्ड स्ट्रेची की अध्यक्षता में अकाल आयोग का गठन, ठीक है। तीसरी जो उसकी नीति है जो कि महत्वपूर्ण है, लिटन और अबाध व्यापार, मतलब बिना पैसे के बिना आयात करके व्यापार, ठीक है। आप यहाँ पे देखेंगे कि जो यहाँ से मैं मेरे बातों को सुनिएगा, ये जो लंकाशायर है, लंकाशायर जो है बेसिकली ब्रिटेन का एक जो कपड़ा उद्योग है उसका हब एक तरह से कह सकते हैं। वहाँ पे मैक्सिमम कपड़े जो है बनाए जाते हैं, मैक्सिमम कारखाने हैं, ठीक है। तो 1854 ईस्वी में आप देखेंगे कि भारत में पहला जो है सूती वस्त्र का उद्योग लग गया था और उसके बाद उद्योग लगते जा रहे थे, भारत में भी कुछ कुछ उद्योग लग रहे थे। सबसे पहला पारसियों द्वारा लगाया गया था 1854 में बम्बई में, ठीक है। तो इससे जो लंकाशायर के उद्योगपति थे जो ब्रिटेन में थे उनको बहुत ही एक तरह से ईर्ष्या करते थे भारतीय जो उद्योगपति थे। क्यों? क्योंकि अगर भारत में अगर उद्योग खुल जाएंगे तो यहाँ पे जो सूती जो कच्चे माल हो जाएंगे ही नहीं, यहीं पे इसका पूरा उत्पादन हो जाएगा। इसीलिए जो लंकाशायर के उद्योगपति थे वो ईर्ष्या करते थे।
और चूंकि वहाँ पे ये अधिक मात्रा में थे, ब्रिटेन में लंकाशायर के जो उद्योगपति थे वो अधिक मात्रा में थे, तो इन्होंने सरकार से जो है ये मांग की कि हमको भारत में जो हम कपड़े ले जाते हैं उसमें हमको आयात कर की छूट दी जाए। मतलब जब हम कपड़े उसमें ले जाएं, भारत देश में ले जाएं कपड़े, तो हमको किसी भी प्रकार का कर नहीं देना पड़े। ठीक है, आपको आयात और निर्यात कर अच्छे से समझ में आना चाहिए। आयात मतलब क्या होता है? आयात मतलब अगर आप अपने देश में किसी चीज़ को मंगाते हैं, ठीक है, तो जो भी व्यक्ति उस चीज़ को लाता है तो उसको कर देना पड़ता है। ठीक है, उसको टैक्स देना पड़ता है आपको। और निर्यात का मतलब होता है कि आप अपने देश से क्या भेज रहे हैं, ठीक है, तो उसके लिए भी आपको कर देना पड़ेगा, उसको निर्यात कर कहेंगे। ठीक है, बात को समझिएगा। तो जो उद्योगपति थे वो कर देने से मनाही कर रहे थे कि वो कर नहीं देना चाहते थे। क्यों? क्योंकि अगर कर नहीं देंगे तो उनका जो सामान है वो सस्ता बिकेगा भारत में। अब जैसे मान लीजिए कोई कपड़ा बना के भारत में ला रहा है उद्योगपति, तो अगर उससे हम 100 रुपये का कपड़ा है उससे 25 रुपया टैक्स ले लिए तो 125 रुपया हो गया, तो वो चाहेगा कि हम 125 रुपया से अधिक कमाएं। ठीक है, लेकिन अगर हम वही उससे टैक्स नहीं लेते हैं, भारत में अगर टैक्स उससे नहीं लिया जाता है, तो उसका केवल 100 ही रुपया लगा, और 100 रुपया वो चाहेगा कि अधिक से अधिक बेचेगा तो 130 में बेचेगा, 140 में बेचेगा, लेकिन तब भी उसका 30 से 40 रुपया फायदा हुआ। लेकिन अगर 125 रुपया उसका पहले से लग गया होगा तो वो अधिक से अधिक भारतीयों से भी लूटने का प्रयास करेगा। ठीक है, अधिक से अधिक उसके वस्त्र का दाम मैक्सिमम रहेगा, अधिक रहेगा, जिसकी वजह से भारतीय उसके कपड़े को एफर्ट नहीं कर पाएंगे, और जो भारत में उद्योग हैं, जो भारत में कपड़े के व्यापारी हैं, उनसे कपड़े खरीदेंगे। इसीलिए जो उद्योगपति थे वो चाह रहे थे कि उनका जो आयात कर है वो खत्म किया जाए। ठीक है, तो आप देखेंगे कि लॉर्ड लिप्टन जो था, और वहाँ की सरकार के पास ऑप्शन कुछ था नहीं, क्योंकि जो उद्योगपति थे लंकाशायर के, उनकी संख्या अधिक थी। संख्या अधिक थी तो उनकी सरकार को गिराने की भी उनके पास ताकत थी कि वहाँ की सरकार को गिरा सकते थे। तो इसी की वजह से वहाँ की सरकार ने ये प्रस्ताव पारित किया। और ये प्रस्ताव कब पारित हुआ? 11 जुलाई, यहाँ पे आप देखिए 11 जुलाई 1877 ईस्वी में यह प्रस्ताव पारित हुआ कि ये जो टैक्स है इसको हटाया जाए। ठीक है, और 1879 ईस्वी में इसको हटा भी दिया गया, आयात शुल्क के रूप में हटा भी दिया गया। इससे प्रभाव क्या पड़ा इससे? तो आप देखेंगे पहले से ही उद्योग या भारत में जो उद्योग थे वो अपना दम तोड़ चुके थे, और धीरे धीरे अभी ये कपड़ा उद्योग जो था वो ऊपर उठ रहा था। लेकिन तब तक ये हुआ कि आयात कर को, आयात शुल्क को हटा दिया गया, जिसकी वजह से भारत में उन लोगों का अधिक से अधिक प्रवेश होने लगा, और भारतीय जो कपड़ा उद्योग था वो भी नीचे जाने लगा। ठीक है, आप पढ़ सकते हैं यहाँ पे इन जो लंकाशायर है ब्रिटेन का कपड़ा उद्योग का हब था, इन लोगों ने भारत में अपने वस्त्रों को ले जाने के लिए आयात कर को समाप्त करने के लिए ब्रिटेन संसद में गुहार लगाई, और 11 जुलाई 1877 ईस्वी में उन लोगों ने, ब्रिटिश संसद ने एक प्रस्ताव भी पारित कर दिया। ठीक है, और इसके संबंध में 29 वस्तुओं पर से आयात कर को समाप्त कर दिया गया। अब बताइए, जो ब्रिटेन अर्थात यूरोप से, ठीक है, ब्रिटेन अथवा यूरोप से जो वस्तुएं आ रही हैं भारत में, 29 ऐसी वस्तुएं थीं जिसपे से मतलब हटा दिया गया था कर, आयात कर जो लिया जाता था वो हटा दिया गया था, जिससे भारतीय जो व्यापारी थे उनको बहुत अधिक लॉस हुआ, बहुत अधिक घाटा हुआ। ठीक है, ब्रिटेन से आने वाले कपड़ों पर भी आयात शुल्क को समाप्त कर दिया। मैंने आपको समझा दिया कि लिटन और अबाध व्यापार क्या था। अबाध मतलब होता है फ्री ट्रेड। अभी भी ब्रिटेन और भारत के बीच जो है फ्री ट्रेड ही चलता है। ठीक है, चूँकि हम लोग उनके औपनिवेश थे। नेक्स्ट जो नीति है वो है वित्तीय सुधार। वित्तीय विकेंद्रीकरण की नीति उसने लाई थी। अब ये वित्तीय विकेंद्रीकरण क्या होता है? अर्थात सेंट्रल में जो पावर है, सेंटर में जो पावर है, केंद्र में जो शक्ति है, जैसे इस समय मोदी सरकार है तो केंद्र में मोदी सरकार है, और छोटे छोटे जो राज्य हैं भारत में उनके पास भी कुछ शक्तियां हैं। इसी तरह उस समय भी सेंटर में तो शक्ति थी ही, और प्रांतों में भी शक्तियों को बांट दिया गया। उसी को विकेंद्रीकरण कहा जाता था। ठीक है, लॉर्ड मेयो के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी, और ये जो नीति थी, ये जो वित्तीय विकेंद्रीकरण की नीति थी, ये लॉर्ड लिप्टन ने भी जारी रखा। और आप देखेंगे इसमें उसने क्या क्या ऐड किया उसके बारे में देख लीजिए। भूमि कर, उत्पादन कर, आबकारी, आबकारी का मतलब होता है जो नशीले पदार्थ होते हैं उसका, टिकटें, कानून व्यवस्था, साधारण प्रशासन इत्यादि प्रांतों के हाथ में दे दिए गए, और उन्हें पूरे टैक्स का एक भाग मिलता था, जिससे प्रांतीय सरकारें अत्यधिक सक्रिय होकर काम करती थीं। इसका मतलब क्या हुआ? जैसे आप मान लीजिए आप सेंटर में, ठीक है, सेंटर में और कई आपके अंडर में बहुत सारे स्टेट हैं, आपने उन लोगों को भी शक्तियाँ दे दी। ये जितने क्षेत्र यहाँ पे बताए मैंने, भूमि कर, उत्पादन कर, आबकारी, इन सारे क्षेत्रों से वो टैक्स वसूलेंगे स्टेट अर्थात प्रांत, और उस टैक्स का कुछ परसेंट भाग वो अपने पास रखेंगे, और कुछ परसेंट भाग जो है वो सेंटर के पास चला जाएगा। ठीक है, और अगर मान लीजिए आगे चल के प्रांतों को पैसे घटते हैं, या फिर उनको जो है कम पैसे लगते हैं कि हमको कम पैसा मिला है, और उनको परेशानी आती है, तो जो सेंटर है वो उनको पैसा देगा, आधे पैसे उनको सहायता के रूप में देगा। ठीक है, तो आप देखेंगे इससे क्या हुआ, जो प्रांत थे वो अधिक सक्रिय रूप से
काम करने लगे। क्यों? क्योंकि वो जितना सक्रिय रूप से काम करेंगे उतना अधिक टैक्स कलेक्शन होगा, और जितना अधिक टैक्स कलेक्शन होगा उनका जो परसेंट है, उनका जो भाग है उतना अधिक है। जैसे मान लीजिए अगर 100 रुपये वसूल रहे हैं टैक्स, तो 50 रुपये अपने रख लिए, 50 रुपये सेंटर को दे दिए। अगर वही 500 वसूल रहे हैं तो 250 अपने रखेंगे, 250 सेंटर को देंगे। तो जितना अधिक धन वो टैक्स वसूलेंगे उतना अधिक भाग उनके पास आएगा। इसीलिए जो राज्य सरकार थी अर्थात जो प्रांत था वो अधिक सक्रिय रूप होकर काम करने लगा। ठीक है, ये अंग्रेजों की भी सोच थी ऐसी। ठीक है, और इसमें देखने को मिलता है लिप्टन के कार्यकारी सदस्य जो थे सर जॉन स्ट्रेची, उन्होंने सभी प्रांतों में नमक के कर की दर को बराबर कर दिया। नमक जो है, नमक पे बहुत अधिक कर लगाया जाता था, अलग अलग प्रांतों में अलग अलग कर लगाया जाता था। तो जिस प्रांत में नमक का जो रेट था वो कम था, वहाँ से स्मगलिंग होता था, वहाँ से नमक खरीद के दूसरे प्रांत में लेके आया जाता था। तो इससे सरकार को बहुत घाटा हो रहा था। इसी की वजह से जो स्ट्रेची था वो जो लिप्टन के कार्यकारी सदस्य था, तो उसने क्या किया, नमक के कर को सबका एक समान कर दिया, जिससे कि स्मगलिंग राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसकी जो तस्करी थी वो उसको रोका जा सका। ठीक है, अब नेक्स्ट हम देखते हैं, ये जो लिप्टन की नीति है ये बेहद महत्वपूर्ण है आपके लिए। वर्नैकुलर प्रेस एक्ट 1878 ईस्वी। 1878 ईस्वी में एक एक्ट आता है वर्नैकुलर प्रेस। वर्नैकुलर का मतलब होता है देसी भाषा। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, देसी भाषा। अब देसी भाषा में जो भी समाचार पत्र प्रकाशित होते थे उस पर यह नियंत्रण का काम किया अधिनियम। ये अधिनियम में क्या था बेसिकली, आप देखिए यहाँ पे, इसके अंतर्गत मजिस्ट्रेट समाचार पत्र के प्रकाशक को यह आज्ञा दे सकता था कि वह जनता में सरकार के प्रति असंतोष की भावना फैलाने वाले लेख लिखने के लिए उनसे बंद पत्र लिखवा ले। बंद पत्र क्या होता था, जैसे मान लीजिए आप देखेंगे कि जो अकाल पड़ा था उसकी वजह से जितना किसानों का शोषण हो रहा था, जो भारत में रहने वाले लोगों का शोषण हो रहा था, तो ये सारी जो खबरें थी वो भारतीय अखबार के भारतीय जो अखबार था, जो मूल था भारतीय अखबार, जैसे गुजराती, मराठी, बंगाली, हिंदी, ये जितने भी अखबार थे, समाचार पत्रों के माध्यम से लोगों के बीच जागरूकता फैलाई जा रही थी। ठीक है, सरकार के प्रति असंतोष बढ़ाया जा रहा था जनता के मन में। ठीक है, तो इससे सरकार को जो है बहुत कष्ट हो रहा था। कष्ट क्यों हो रहा था, क्योंकि जनता उसके खिलाफ जा रही थी। इसी की वजह से उन लोगों ने एक एक्ट लाया, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। इसके अनुसार जो भारतीय समाचार पत्र थे भारतीय भाषा के, भारतीय भाषा में कौन कौन भाषा, जैसे मान लीजिए मराठी हो गया, बंगाली हो गया, हिंदी हो गया, गुजराती हो गया, ये जितनी भी भाषाएं थी भारतीय मूल की, उसमें जो भी समाचार पत्र प्रकाशित होंगे उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इनको एक बंद पत्र लिखवाना पड़ेगा। और बंद पत्र लिखवाने का मतलब क्या था कि आप जो है सरकार के प्रति किसी भी प्रकार का लेख नहीं लिखेंगे। ठीक है, जो भी सरकार के खिलाफ लिखेगा उसके जो है जो समाचार पत्र लिखने वाला जो प्रकाशक है उसके जहाँ पे वो छापता है उसको रद्द कर दिया जाएगा, उसके अखबार को रद्द कर दिया जाएगा और उसको सज़ा भी दी जाएगी। ठीक है, जमानत रद्द करने की जो है उसको धमकी दिया जाने लगा। ठीक है, भारतीय समाचार पत्रों पर नियंत्रण रखने के लिए आप देखेंगे कि जो इस अधिनियम को अंग्रेजी भाषा के समाचार पत्रों पर लागू नहीं किया गया था। ठीक है, तो भारत में बहुसंख्यक संख्या जो है हिंदी समाचार पत्रों को ही प्रेफर करती थी। चूँकि उस समय लिटरेसी रेट बहुत कम था, तो गांव में जो है एक तरह से कहें तो पेड़ के नीचे बैठ के सबको बुला के एक जगह और वहाँ से अखबार बाँच के सबको पढ़ाया जाता था। ठीक है, सबको समझाया जाता था कि देश विदेश में क्या हो रहा है। ठीक है, तो ऐसे था सिस्टम। तो अंग्रेजी भाषा के पत्रों पर यह अधिनियम लागू नहीं था। और आप देखेंगे तो आपके ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन बन सकता है कि अमृत बाजार पत्रिका जो कि 1868 ईस्वी में स्टार्ट हुआ था बंगाली में छपना। ठीक है, लेकिन जब ये वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया तो उसने 1878 ईस्वी में अपनी भाषा चेंज कर ली और अंग्रेजी भाषा में ये प्रकाशित होने लगा। ठीक है, तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के बारे में मैंने आपको बताया। और अब जो नेक्स्ट है उसको आप देखिए थोड़ा सा, भारतीय शस्त्र अधिनियम 1878 ईस्वी। ये क्या था बेसिकली, आप देखेंगे कि भारत में जो भी लोग थे, जो भी क्रांतिकारी लोग थे, वो अपने पास क्या रखते थे, हथियार रखते थे, शस्त्र रखते थे, अस्त्र रखते थे। ठीक है, तो भारतीयों के लिए बिना लाइसेंस जो शस्त्र रखना अथवा उसका व्यापार करना एक दंडनीय अपराध हो गया था। ठीक है, इस अधिनियम को तोड़ने पर 3 वर्ष तक का जेल और जुर्माना, या फिर दोनों, जेल भी और जुर्माना भी, और इसको छुपाने के प्रयत्न करने पर 7 वर्ष का जेल। अर्थात जो भी व्यक्ति, भारतीय जो व्यक्ति है, अगर शस्त्र रखता है अपने पास, हथियार रखता है अपने पास, तो उसको दंडनीय अपराध था ये। ठीक है, और आप देखेंगे इस प्रावधान को यूरोपियन जो एंग्लो इंडियन थे उन पर लागू नहीं किया गया था। एंग्लो इंडियन मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए किसी यूरोप का कोई व्यक्ति आया भारत में और उसने भारतीय महिला से शादी कर ली, जो उसके बच्चे होंगे वो एंग्लो इंडियन कहलाएंगे। आप देखेंगे कि भारत के जो संविधान था उसमें एंग्लो इंडियन के लिए भी कुछ प्रावधान थे। ठीक है, अब हटा दिया गया उसको, तो एंग्लो इंडियन पर लागू नहीं था ये।
ठीक है, भारतीय शस्त्र अधिनियम 1878 ईस्वी। ये आपको डेट याद रखना कि कब ये अधिनियम लाया गया था, आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में इसको पूछा सकता है। नेक्स्ट जो था वैधानिक जानपद सेवा ICS में प्रवेश परीक्षा देने की आयु को 21 से घटाकर 19 वर्ष कर दी गई। अब आप देखेंगे कि जब डलहौजी का समय था 1853 ईस्वी में ये नियम बनाया गया था कि भारतीय भी परीक्षा दे पाएंगे अब जो सिविल सर्विस है उसका। इस समय जो परीक्षा IAS जो आप देते हैं UPSC का पेपर सिविल सर्विसेज का, उस समय ICS का पेपर होता था और इसमें जो है भारतीयों की भागीदारी कम करने के लिए बहुत सारे प्रावधान किए गए ब्रिटिशर्स के द्वारा। इसका जो पेपर होता था वो लंदन होता था, तो भारतीय कहाँ से लंदन जा पाएगा और कैसे पेपर देगा, ठीक है। तो लेकिन फिर भी आप देखेंगे सुभाष चंद्र बोस जो थे उन्होंने इस पेपर को दिया भी, क्वालिफाई भी किया और छोड़ भी दिया, लात मार दी ऐसे नौकरी को और कहा मैं अपनी देश सेवा के लिए बना हूँ, ठीक है। तो ICS में परीक्षा देने की आयु को 21 से घटाकर 19 वर्ष कर दी गई। किसके समय? लिप्टन के समय। ये आपको याद रखना है और भारतीय इससे दूर रह सकें इसीलिए इस नीति को बनाया गया था। तो लिप्टन के बारे में ये पूरी जानकारी मैंने आपको दी। अगर कहीं भी कन्फ्यूजन है तो आपको कमेंट बॉक्स में मैसेज करके पूछ सकते हैं और मैं आपको रिप्लाई करूंगा, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट जो टॉपिक रहेगा वो रिपन रहेगा। आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा, लाइक कीजिएगा। धन्यवाद।